डाउनलोड कीजिए एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप। यहाँ पर आपको मिलेंगे टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिजिटल नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ब्लूप्रिंट और भी बहुत कुछ। चलिए तो क्वेश्चन बैंक 2021-22 चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स इसी को देखना है अपने को। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको बताने फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ गए होंगे आप लोग कि कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो बहुत सिंपल है, आपको मैंने 5 से 6 जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे वो करवाए थे, आपको सिर्फ यहाँ पर 3 लिखना है। चलिए मनीष, आप ही बताएंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। मनीष, यू कैन, चलो बताइए आप ही। कहाँ गया? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, आपको यही बताना है। मतलब सबसे पहले तो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर पे अपनी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ओके। हाँ, और उसके बाद में अगर अपन कैटलिस्ट भी अगर इसमें मिला देते तो कैटलिस्ट से भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद में मैटर करता है कि अपना रिएक्टेंट कैसा है, चलिए। तो उसके ऊपर भी हाँ, डिपेंड बिल्कुल करती है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद में अपना एक तो कंसंट्रेशन भी होता है, कंसंट्रेशन कितना है उसके अकॉर्डिंग। देखो सुनो, सही बताया आपने। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, रेडिएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, तो आपको कोई 3 लिखने हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। देखो, जो टेम्परेचर अगर आप लोग इंक्रीज कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा बोला जाता है जनरली, आरओआर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। आरओआर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 2 to 3 टाइम्स। अगर आप लोग इसको सोचकर देखो, अगर आप लोग एक गर्म पानी को गर्म कर देते हो, उसमें शक्कर घोलते हो, और एक पानी ठंडा रखो, उसमें शक्कर घोलते हो, तो किसमें जल्दी घुलेगी? जिसमें टेम्परेचर आपने ज्यादा दे रखा है, ठीक है, तो उसमें जल्दी घुलने वाली है। उसके बाद कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो ऐसा जनरली बोला जाता है कि कंसंट्रेशन अगर आप लोग ज्यादा रखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। देखो, इसको समझने का तरीका सबसे बेस्ट वही है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? कंसंट्रेशन के। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जनरली इंक्रीज होगा। उसके बाद नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। अगर आप लोग किसी भी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, सरफेस एरिया मतलब मान लो आपके पास एक शक्कर का दाना इतना बड़ा, ठीक है, शक्कर का एक पार्टिकल है, अगर आप इसको बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ दोगे, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स बना दोगे इसके, मतलब इसका सरफेस एरिया आपने क्या किया? इंक्रीज कर दिया। देख लो आप लोग, सरफेस एरिया इसका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब अगर आप पानी में इसको घोलोगे, इसको भी और इसको भी, तो जल्दी कौन घुलेगा बताओ? सिंपल सी बात है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो घुल जाएगा, क्योंकि आपने इसको बारीक बारीक तोड़ रखा है। आया समझ में? तो सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद कैटलिस्ट, अगर आप लोग अच्छे कैटलिस्ट डालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। अगर आप लोग नेगेटिव कैटलिस्ट यूज कर लोगे तो रिएक्शन ऑफ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कैटलिस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव है। ओके, उसके बाद रेडिएशन होता है, तो इतना काफी है, समय ज्यादा हो जाएगा। रेडिएशन भी होता है। रेडिएशन में क्या होता है? कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करती है। फोटोसिंथेसिस हो गई अपनी प्रोसेस, ठीक है, जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि सनलाइट अगर नहीं मिलेगी तो नहीं बनाएंगे भोजन। उसी प्रकार से एक और रिएक्शन होती है जो अभी आपने देखी थी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या होता है रेट लॉ और क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको देखते हैं। तो रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था? गुल्डबर्ग एंड वेगे, इन दोनों ने दिया था। तो वो निकाल लेते हैं, रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। चलो पहले लॉ ऑफ मास एक्शन देखते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन देखते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या बताता है? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज्ड इनटू देयर पावर। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो हमारे पास कोई सी भी रिएक्शन है, मान लो हमारे पास कुछ रिएक्शन इस प्रकार से दी हुई है कि 2A + B मिलकर प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं।
तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, कांस्टेंट लगाओगे के, उसके बाद यहाँ पर लिखोगे ए, यहाँ पर लिखोगे बी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब जो इनके आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगे हुए हैं, ये जो आगे लगे हुए, यहाँ पर क्या लिखा है 1, तो बस इनको आप क्या करो, पावर में लगा दो, यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर 1 लिख दो। या ये कौन बताता है, ये बताता है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये बताता है कि जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर लगा दो, रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर लगा दो, मतलब पावर में उनको रेस कर दो। ये कौन बोलता है, ये बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन ये हर प्रकार की रिएक्शन के ऊपर वैलिड नहीं है। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो एक प्रकार से फेल हो गया था। क्यों हो गया था फेल, क्योंकि ये रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बस देख के बता सकते हो। अगर किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ निकालना है आपको, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो आप लोग इतनी आसानी से नहीं बता सकते। आपको एक्सपेरिमेंट से ही बताना होता है रिएक्शन की स्पीड को। कहने का मतलब वही है, स्पीड मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को। ओके, तो ये लो क्या बताता है कि आप लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट पावर में ऐड कर सकते हो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। लेकिन जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है ये तो ये बता रहा है, लेकिन जो हमारा रेट लॉ है वो ये बोल रहा है कि जो भी टर्म्स हैं, जैसे हमारे पास रिएक्शन कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर ए और बी मिलकर प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। ये छोटा ए क्या है हमारा, ये कुछ भी न्यूमेरिकल हो सकता है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अगर हम लोग देखते हैं रेट लॉ की टर्म्स में, तो वो क्या बोलता है कि जो भी टर्म्स है उनको आप लोग रेस कर दो इनकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। ओके, इस प्रकार से वेट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंट से निकलते हैं। जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट से निकलते हैं। ओके, ये निकलते हैं एक्सपेरिमेंट से। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया। उसके बाद आपको ये पता चल गया कि वो एक तरह से फेल हो गया था और ये बिल्कुल करेक्ट है। रेट लॉ ही आपको बिल्कुल सही जानकारी देता है। ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, वो आप थ्योरेटिकल लॉ मान सकते हो, क्योंकि आप लोग उसके हिसाब से तो निकाल सकते हो। ओके, लेकिन रियल कौन सा लॉ है, रेट लॉ बिल्कुल रियल है। ओके, मतलब यही एक्चुअल है, वो तो फेल हो चुका है। चलिए, तो ये हो गया सबसे बड़ा डिफरेंस इसके बीच में। वैसे आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा, जिनने पढ़ रखा है उनको तो समझ में आ गया होगा क्या क्या बात है, बार रिवाइज हो गया उनका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है और इसका आपको एग्जांपल से समझाना है। चलिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहाँ गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चलो यहीं पर देख लेते हैं। ये चलिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर समझा देते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है भैया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसको बोलेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म्स। जैसे हमारे पास मान लो कुछ इस प्रकार की रिएक्शन दे रखी है, अगर आप इसका रेट लॉ निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आर मतलब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है। ओके, अगर आप लोग उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर के लिखोगे। अब इसका एक्सपेरिमेंट से पता लगाया गया कि इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आएगा, इसका 1 आएगा। इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर यहाँ पर 2 आता तो क्या बोलते हैं, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब एक ही कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर ये डिपेंड कर रही है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप लोग एग्जांपल याद रख सकते हो इसका, H2O2 से क्या बनाता है, H2O बनाता है और हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। ये अपनी रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो ये हो गई अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं जूम कर लेता हूँ, आपको जूम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको ऊपर लगाते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। अगर आप लोग किसी समझदार आदमी से पूछोगे कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो उसका जवाब यही होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिख रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसके अलावा भी एक और क्वेश्चन है, मतलब ये टॉप के क्वेश्चन है। ओके, टॉप के क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस। एक और होता है अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी खासकर हाफ लाइफ पीरियड का। तो ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ देख लेते हैं फटाफट, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। जो मोलिकुलरिटी होती है वो क्या होती है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ओके, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हो आप लोग, किसी भी रिएक्शन के जो सम, जो पावर होती है,
पावर में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगे होते हैं उन्हीं को सम कर दो, ये बन जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज द सम ऑफ पावर रेज्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, तो इस प्रकार से अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। हाँ शुभम, क्या बोल रहे हो आप? चैट बॉक्स में बता रहे हो क्या? वॉइस नहीं आ रही है तो 2 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा, मैं वॉइस चेक कर लेता हूँ। चलिए, सभी को आवाज अब क्लियर आ रही होगी, आगे देखते हैं। ओके, तो मोलिकुलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। ओके, मोलिकुलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स बोल रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है कि कितने मॉलिक्यूल्स है, वो होती है उसकी मॉलिकुलरिटी। जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में वो होती है मॉलिकुलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हो? मान लो आपके पास कोई रिएक्शन इस प्रकार की दे रखी है, आर लिखा है, इजिकल्स टू लिखा है, के लिखा है, और आपको एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे रखी है ए, उसकी पावर मान लो अभी के लिए दे रखी है 6 कुछ ज्यादा ले लिया हमने, मान लो 2 दे रखी है। उसके अलावा एक और बी दे रखा है हमारे पास, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, उसकी पावर दे रखी है 2, चलो 1 मान लेते हैं यहाँ पर। तो अगर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो कैसे निकालो? इनको सम कर दो बस। 2 + 1 कितने होते हैं? 2 + 1 कितने होते हैं? ये होते हैं 3। तो ये आ गया इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, उसके बाद मोलिकुलरिटी कैसे निकालते हो? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन में। एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये होती है आपकी मोलिकुलरिटी। उसके बाद मोलिकुलरिटी आप लोग बिल्कुल देख के बता सकते हो कि कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्शन को देख कर बता सकते हो कि कितने मॉलिक्यूल्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, ठीक है, उसको आप लोगों को अगर आप लोगों के सामने दे दी जाए तो आप लोग उसको देखकर बता सकते हो। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो आपको एक्सपेरिमेंट से ही निकालना होता है, एक्सपेरिमेंट से ही निकलता है। उसके लिए आपको पहले तो रेट लॉ पता होना चाहिए, रेट लॉ के बाद आप लोग निकाल सकते हो। तो ये बोल सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल लॉ होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, उसके बाद मोलिकुलरिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। अरे ऐसा थोड़ी होगा कि मोलिकुलरिटी नेगेटिव हो जाए, मतलब -1 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करे, ऐसा कभी संभव है क्या? नहीं है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। ओके, उसके बाद ये जीरो हो सकता है, इट कैन नॉट बी जीरो, सॉरी, मोलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? खुद समझो ना यार चीज को, कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एक भी मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, एक भी मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये नहीं हो सकता। ओके, कि मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो रिएक्शन कहाँ से बनेगी बताओ? लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पॉसिबल है। ओके, तो इस प्रकार से 3-4 डिफरेंस आप लोग लिख सकते हो। आया समझ में? चलिए, अभी पूरा अपन समझेंगे नहीं, जिस दिन रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का उस दिन आपको पूरा चैप्टर एक बार फिर से पढ़ा दूंगा। अभी हमने को क्वेश्चन सारे सॉल्व करने, ओके, वो भी आधे घंटे के अंदर अंदर, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं हम लोग। The half life period of first order reaction is 60 minutes. Okay, in how much time this reaction will be 90% complete? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए आपको सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं इसको अच्छी तरह से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकाल लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझाते हैं। ये रही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो डेरिवेशन होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर हाफ लाइफ पीरियड का, तो इसको अच्छे से करके जाना। ओके, तो मैं आपको बता दूं एक चीज कि ये जो क्वेश्चन है वो इस पर डिपेंड रहेगा, इस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, निकल के आता है, ठीक है। रेट कांस्टेंट के जो होता है किसके इक्वल होगा? 2.303 अपॉन टी log 10 R0/R। R0 होगा इनिशियल कंसंट्रेशन और R होगी अपनी कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। ओके, तो इस तरह से आप लोग यहाँ से बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हमसे क्या क्या पूछा गया है। हमसे हाफ लाइफ पीरियड पूछा जा रहा है। कब पूछा जा रहा है हाफ लाइफ पीरियड? उन्होंने ये बोल रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90% कंप्लीट इन 40 मिनट। 90% तो कंप्लीट हो चुकी है, 90% कंप्लीट हो चुकी है कितने मिनट में? 40 मिनट में। 40 मिनट में 90% कंप्लीट हो चुकी है। ओके, इसको अगर आप लोग और अच्छे समझना चाहो तो ऐसा समझ सकते हो कि आपने पानी ले रखा है, उसमें शक्कर घोल रखी है। ओके, 40 मिनट हो चुके हैं, जो शक्कर है वो 90% घुल चुकी है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाफ टाइम में कितनी घुली होगी, कितने % शक्कर घुली होगी, और टाइम कितना होगा उस समय पे। ओके, हाफ टाइम, ठीक है, हाफ टाइम मतलब कि जो भी इसका होने वाला है हाफ टाइम जो होगा, ओके, उसमें कितनी शक्कर घुली हुई है, ओके, या कितना टाइम लगा होगा हाफ टाइम होने में। इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है हमसे। एक बार वो देख लेते हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90% कंप्लीटेड
कैलकुलेट्स इट्स हाफ लाइफ पीरियड। ओके, तो इसका हाफ लाइफ पीरियड हमको निकालना है कि हाफ होने में कितना समय लगा होगा। ओके, समय पूछा जा रहा है हमसे, तो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला में पता होना चाहिए। ओके, तो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। ओके, क्योंकि ये किसी भी कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये देखो 0.693 ये होता है फॉर्मूला। तो क्या हम इससे निकाल सकते हैं क्या जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है? नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए के की, और के निकालने के लिए अब हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमने अभी देखी। तो ये देखो यहाँ पर अब पहले हम लोग के निकालेंगे और वहां पर टी हाफ में वैल्यू पुट कर देंगे। तो के निकालना सिंपल है। टाइम कितना दे रखा है हमको? 90 मिनट हो चुकी है। ओके, सॉरी वेरी सॉरी, 40 मिनट हो चुकी, 40 मिनट हो चुकी, 90% तो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो 40 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 40 यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद आर नोट क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन। आर नोट क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन। अब आप खुद सोच के देखो, जब शक्कर आपने घोली होगी स्टार्टिंग में, इनिशियली जब टाइम 0 होगा, तब शक्कर का जो कंसंट्रेशन होगा वो फुल होगा, 100% होगा। तो अब मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो शक्कर है वो है 100%, मतलब 100 मान लेते हैं। ओके, अब 100 में से 90% कंप्लीट हो चुकी, तो बची कितनी? 100 में से 90% कंप्लीट हो चुकी, तो बची कितनी? 10 बची। ओके, तो आर नोट जो होगा वो होगा अपना 100, और कितनी कम अब कितनी बची अपने पास? वो होगा 10। ओके, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, बचा कितना अपने पास? 10। तो log 10 कितना होता है? log बेस 10 और 10 कितना होता है? ये होता है आपका 1। कितना होता है? 1 होता है। तो बस ये आ गया 1, और टी की वैल्यू आपने क्या रखी थी? 40 रखी थी। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, यही आएगा अपना 2.303। अपॉन में कितना आएगा? 40 आएगा। ओके, तो इसको आप लोग सोल्व करेंगे। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी इसकी के की, उसको आप लोग कहाँ पर पुट करेंगे? उसको आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ये देखो टी हाफ पूछा जा रहा है हमसे। बस इस तरह से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये शायद हमने जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे तब भी ये क्वेश्चन किया था हमने। ओके, ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन किया था हमने। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जांपल। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसको देखना है अपने को। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं, नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको देख लेते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर मिलेगी हमको। ये दिख रहा होगा आप लोगों को सभी को। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन सम रिएक्शन सॉल्वेंट, ठीक है, molecules is used in abundant amount but the change occur in the concentration of solvent is very small, so it will be neglected for the order. This reaction are known as pseudo first order reaction। मैं समझा रहा हूँ इस चीज को। क्या होता है यहाँ पर? देखो, मान लो अगर इस प्रकार की रिएक्शन, ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा और ऐसा बन गया, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर और ईस्टर हो चुका है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर यहाँ पर हो रहा है। तो आपको देखकर क्या लग रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये वन, ये वन। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किए। ओके, तो इस प्रकार से अगर आप रेट लो निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे? के रखोगे, फिर इसकी पावर 1 लगाओगे, फिर यहाँ पर लिखोगे और यहाँ पर वाटर लिख दोगे। ऐसा करने की आप कोशिश करोगे, लेकिन ये गलत है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर होता है, उसमें जो वाटर होता है वो बहुत कम मात्रा में लिया जाता है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए इसे बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन दिखने में आपको सेकंड दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और ये एग्जांपल बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, जब भी पानी की बात हो जाती है तो यहाँ पर इस प्रकार की रिएक्शन आती है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट इट लुक्स लाइक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। Such reaction are called pseudo unimolecular reaction या pseudo first order reaction। ओके, चलिए, तो ये हो गया अपना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में आपको डिफरेंस निकालना है। ये वही बात है कि आर्मी, ओके, आर्मी में और एक सोल्जर में क्या डिफरेंस है।
आर्मी से मिलकर ही सोल्जर बनता है, सॉरी सोल्जर से मिलकर ही एक आर्मी बनती है। इसी प्रकार से ये डिफरेंस है, तो समझते हैं इसको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में? रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। कहाँ गया रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट? ये रहा रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ओके, देखो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट क्या होता है, पहले तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। आर ओ आर क्या होता था, अभी हम लोग जब से यही बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो के होता है इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ओके, इसको क्या बोल रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसकी पावर में कुछ भी लगा हो तो वो ऑर्डर बन जाएगा उसका। ओके, अगर आप सम कर दोगे तो जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो जो के होता है ये होता है आपका रेट कांस्टेंट, आर ओ आर होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन की आप डेफिनेशन लिख दोगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये एक कांस्टेंट होता है। ओके, अगर इसमें अगर ये किसके इक्वल हो जाता है, ये इसके इक्वल कब हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल कब हो सकता है, जब ये दिख रहा है आपको a⁻²। ठीक है, कंसंट्रेशन अगर यूनिटी हो जाए, ये अगर 1 हो जाए, तो ये k किसके इक्वल हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो सकता है। कब हो सकता है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 हो जाए, तभी जाकर ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो सकता है रेट कांस्टेंट। ठीक है, आप मैथ्स वाले हो सभी, इतनी मैथ्स आप सभी को आती है। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो के किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल हो सकता है, लेकिन ये तो होता ही है। आया समझ में? चलिए तो आगे देखते हैं। अरे सुमित क्या कर रहे हो, हैप्पी न्यू ईयर लिख रहे हो क्या? चलो डिसेबल कर देते हैं, ठीक है, अब नहीं लिख पाओगे आप। अगला देखो, इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो रेट कांस्टेंट होता है, नाम में छुपा हुआ है कांस्टेंट, तो ये काई पे डिपेंड करेगा, ये इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के ऊपर। ओके, कंसंट्रेशन के ऊपर ये इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज जनरली डिक्रीज विद द प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। अब ये तो कांस्टेंट है भैया, ये क्या होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन, ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। उसके अलावा जो आपका रेट कांस्टेंट होता है, इट चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जो रेट कांस्टेंट है वो चेंज हो सकता है। ओके, चलिए सर ऑर्गेनिक कब चालू होगा? देवांश थोड़ा सा वेट करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन सोमवार से स्टार्ट कर देंगे, बाकी आज तो यही क्लास रहेगी अपनी। ओके, इसके ऊपर बात करेंगे, थोड़ा ये फिनिश हो जाए। ओके, उसके बाद अपन इसी पे बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक के ऊपर। चलिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, ये हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। उसके अलावा और क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड। चलो यहाँ तक फिनिश हो गया। ओके, यहाँ तक, ये तो 9th वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ये 9th वाला क्वेश्चन। तो आपसे हाफ लाइफ पीरियड पूछा जा रहा है, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है। चलो शुभम आपको बताना है, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। शुभम आपको बताना है, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलो शुभम ही क्लास में नहीं है ना। चलो सुमित आप बताओ, हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है, थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाफ लाइफ पीरियड क्या सर होता है? सर मुझे स्क्रीन विजिबल नहीं है क्योंकि मेरा बैलेंस खत्म हो गया आज, तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आपका बैलेंस खत्म हो चुका है। बताओ, इतने स्टेट डाल रहे हैं अपन न्यू ईयर के दिन, मतलब आपने मनाया न्यू ईयर है ना। चलो उसके अलावा सर हाँ देवांश आप बताना चाहते हो क्या? सर जब इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए तो उस समय को हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। इसी तरह से कहाँ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये देखो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो देखो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिख जाएगा। हाफ लाइफ को नहीं पूछा है, एक बार और चेक कर लेते हैं यार, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में हमसे। चलिए, इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बिल्कुल हाफ लाइफ पूछा जा रहा है हमसे। ओके, तो हाफ लाइफ जो पीरियड होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। तो देखो आप लोग यहाँ पर, ये बिल्कुल यहाँ पर आपको क्लियर दिख जाएगा हाफ लाइफ पीरियड। ओके, ये देखो यहाँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
ठीक है, किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं 10th वाला। Prove that the half life of a first order reaction does not depend on the initial concentration of the reactant। आपको ये प्रूव करने को बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो अभी हमने देखा जो हाफ लाइफ पीरियड होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, वो तो कांस्टेंट होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर को देखो अभी आप लोग। ठीक है, सेकंड ऑर्डर तो डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टी ऑफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसी भी रिएक्शन के। ओके, यहाँ पर कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल तो होगा ही नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। चलिए, तो उसके अलावा और क्या है यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जो चैप्टर था इसकी भी अपन ने क्वेश्चन सारे लगा लिए। तो इसको रिकॉर्डिंग को